मैं प्राध्यापक बापूसाहेब थोरात, राव बहादुर नारायणराव बोरावके महाविद्यालय श्रीरामपुर, हिंदी विभाग। दोस्तों, आज हम काव्य की प्रचलित परिभाषाओं पर विचार करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्राचीन काल से लेकर समस्त साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता आया है। गद्य पद्य दोनों ही प्रकार की साहित्य विधाओं के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। बाद में हमने देखा कि साहित्य शब्द आया और उसके बाद काव्य शब्द का अर्थ सीमित हो गया है। इसी काव्य शब्द को लेकर प्राचीन काल से लेकर विद्वानों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए जा चुके हैं। इन्हीं विचारों के अंतर्गत काव्यशास्त्र में काव्य की विभिन्न परिभाषाएं देने का प्रयत्न भी अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया है। कोई भी जो संकल्पना होती है उसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना उसकी परिभाषा कहलाता है। और ये जो परिभाषा होती है उसमें 3 प्रकार के दोष आने की संभावना रहती है। एक अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और विपर्यय दोष। तो इन परिभाषाओं पर विचार करते समय हमें इन परिभाषाओं में आए इन्हीं दोषों को भी देखना पड़ेगा। तो काव्य जो शब्द है उसकी परिभाषाओं को लेकर हम 3 भागों में विचार करेंगे। पहला भाग काव्य की संस्कृत परिभाषाएं, दूसरा काव्य की हिंदी परिभाषाएं और तीसरा काव्य की अंग्रेजी परिभाषाएं। तो 3 प्रकार से हमें उस पर विचार करना है। सबसे पहले काव्य की संस्कृत परिभाषाएं देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, काव्यशास्त्र में सबसे पहले योगदान देने का श्रेय आचार्य भरत मुनि को दिया जाता है, जिन्होंने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में काव्य पर व्यापक मात्रा में विचार करने का प्रयत्न जो है वो किया है। लेकिन भरत मुनि का अधिकांश विचार जो है वो नाटक के संदर्भ में है। वैसे नाटक काव्य का एक घटक माना जाता है। इसी कारण उन्होंने नाट्यशास्त्र के अंतर्गत नाटक पर अधिक विचार करने के कारण काव्य की ऐसी स्वतंत्र परिभाषा नहीं दी है। उसके बाद जो ग्रंथ आता है वो है अग्निपुराण। अग्निपुराण में भी काव्य की कोई परिभाषा नहीं मिलती। काव्य की पहली परिभाषा देने का श्रेय जो है वो आचार्य भामह को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले काव्य को परिभाषित करने का प्रयत्न जो है वह किया है। तो भामह से ये परंपरा शुरू होती है। तो इन परिभाषाओं के अंतर्गत हम 4-5 विद्वानों की परिभाषाएं मूल रूप से देखेंगे, जिन्हें काव्य की परिभाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसमें सबसे पहली परिभाषा है आचार्य भामह की। उन्होंने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसका अर्थ यह है कि शब्द और अर्थ दोनों का संगठन काव्य है। शब्द और अर्थ दोनों का संगठन काव्य है। अब इस परिभाषा पर विचार करें तो यह परिभाषा थोड़ी अधिक व्यापक बन गई है और इसी कारण इसकी समीक्षा की जाती है कि इसमें अतिव्याप्ति दोष है। इस परिभाषा के अंतर्गत अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के शब्द और अर्थ को काव्य कहा है। और सभी प्रकार के शब्द और अर्थ को अगर काव्य मानेंगे तो शास्त्र, इतिहास या सामान्य वार्तालाप, इन सबका समावेश हमें काव्य के अंदर करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है या जो काव्य की परिधि में नहीं आता है। और इसी कारण इस परिभाषा को अतिव्याप्ति दोष युक्त परिभाषा माना जाता है। फिर भी ये काव्य की पहली परिभाषा होने के कारण इसे महत्व दिया जाता है। उसके बाद काव्य की दूसरी परिभाषा है आचार्य मम्मट की। इन्होंने अपने काव्य प्रकाश इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा की है। इनका कहना है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसका अर्थ यह है कि दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ काव्य है। तो दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ काव्य है। तो जो बात भामह ने कही थी शब्द और अर्थ, वह बात मम्मट ने भी शब्द और अर्थ को ही काव्य माना है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने दोषहीन, गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार युक्त रहित कहा है। तो यहाँ इस परिभाषा की अगर समीक्षा करें तो इस परिभाषा में एक तो दोषहीन कहा है। तो दोषहीन को लेकर आपत्ति ये जताई जाती है कि हीन मतलब निषेधात्मक शब्द आया है, इसी कारण इस परिभाषा को निषेधात्मक माना जाता है। अब किसी भी परिभाषा में क्या है ये होना चाहिए, क्या नहीं है ये नहीं होना चाहिए। इसी कारण इसमें एक तो निषेधात्मकता है, दूसरी इसमें अनिश्चितता है। निश्चित कुछ आता नहीं है, क्योंकि कभी कभी अलंकार कहा है, मतलब अलंकार
हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, यानी अलंकार निश्चित नहीं, अनिश्चित स्थान है। और तीसरी बात यह कि दोषहीन होने का मतलब क्या है, क्योंकि अगर व्यापक मात्रा में हम विचार करें तो कोई भी चीज पूरी तरह से दोषहीन होना संभव नहीं है, और इसी कारण इसको लेकर भी विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार की आपत्तियां जताई जाती है। फिर भी भारतीय काव्यशास्त्र में इस परिभाषा का अपना अलग महत्व है। तीसरी परिभाषा आचार्य हेमचंद्र की, इनका कहना है अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषहीन, गुणयुक्त तथा अलंकार युक्त शब्दार्थ काव्य है। अब इस परिभाषा में हमने देखा कि लगभग मम्मट का अनुकरण करने का प्रयत्न जो है वह अधिक मात्रा में हेमचंद्र जी ने किया है। उन्होंने भी दोषहीन कहा है, मतलब यहां भी निषेधात्मकता आ गई है। दूसरी बात, इन्होंने गुण युक्त कहा है, तो वह भी मम्मट का ही अनुकरण है। तो ये दोनों बातें लगभग उन्होंने मम्मट से ही स्वीकार की है। तीसरी बात, केवल उनकी मौलिकता जो है, क्योंकि ये अधिकतर अनुकरण किया है उन्होंने, जो मौलिकता है या अलगता है वह उन्होंने अलंकार को कंपलसरी अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह आपत्ति यह है कि अलंकार काव्य का सबसे प्रमुख घटक नहीं हो सकता, क्योंकि अलंकारों के बिना भी अच्छे काव्य की निर्मिति संभव है, या अच्छा काव्य अलंकारों के बिना भी लिखा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अलंकारों को अनिवार्य माना नहीं जा सकता, और इसी कारण यह परिभाषा भी थोड़ी सी कम मौलिक मानी जाती है। इसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ जी। इन्होंने अपने साहित्य दर्पण इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। अब तक जो परिभाषाएं हमने देखी, इन सभी परिभाषाओं में सर्वाधिक परिपूर्ण या सर्वाधिक अच्छी परिभाषा जो है, और एक काव्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उन्होंने रस का समावेश काव्य में अनिवार्य माना है। और रस की अनिवार्यता को देखते हुए हम जानते हैं कि रस में लगभग सभी काव्य के तत्वों का समावेश हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में रस को काव्य का प्रमुख तत्व मानने से यह परिभाषा थोड़ी सी महत्वपूर्ण बन गई है, और रस के अंतर्गत काव्य के सभी घटक आ सकते हैं। इसके बाद पांचवी परिभाषा है पंडितराज जगन्नाथ की। इनका रस गंगाधर नाम का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसका अर्थ यह है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है। तो यहां रमणीयता पर विचार करें तो रमणीयता शब्द से उनका तात्पर्य शायद यह होगा कि चमत्कार, और चमत्कार पूर्ण शब्द जहां आएंगे वह काव्य है। तो यह भी काव्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि जहां तक चमत्कार का समावेश है फिर उसमें रस अपने आप आ जाता है, क्योंकि चमत्कार जो है काव्य में आनंद या सौंदर्य, आकर्षकता, चमत्कार निर्माण करने की दृष्टि से रस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान निसंदेह होता है। और इसी कारण यह परिभाषा भी विश्वनाथ जी की परिभाषा से काफी समानांतर रही है। इस कारण इसे भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये पांच परिभाषाएं हम देख सकते हैं कि संस्कृत विद्वानों की है। अब दूसरे भाग में हम देखेंगे काव्य की कुछ अंग्रेजी परिभाषाएं। इसके अंतर्गत पहली परिभाषा है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका की, अर्थात ये अंग्रेजी शब्दकोश है, और अंग्रेजी शब्दकोश के अंतर्गत काव्य की जो परिभाषा दी है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट। पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, अर्थात कवि का कलात्मक कार्य काव्य है। अब ये परिभाषा की समीक्षा करें तो ये भी थोड़ी सी अस्पष्ट है। अस्पष्ट इसलिए है कि उसमें काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है। उन्होंने केवल आर्ट वर्क, कवि का आर्ट वर्क, कवि के आर्ट वर्क का और स्पष्टीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। कवि का आर्ट वर्क मतलब क्या, कलात्मक कार्य मतलब क्या, ये नहीं दिया गया है। इस कारण ये परिभाषा भी उतनी परिपूर्ण मानी नहीं जाती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत दूसरी परिभाषा ड्राइडन की है। ड्राइडन ने पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक, इस प्रकार की परिभाषा दी है। पोएट्री इज द आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। अब यहाँ पर ड्राइडन जी ने काव्य में संगीत को अनिवार्य कर दिया है, संगीत को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो संगीत के बिना भी काव्य हो सकता है। अगर संगीत को काव्य में अनिवार्य माने तो जो पाठ्य काव्य है उसे काव्य से निकाल देना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इस कारण इस परिभाषा में अव्याप्ति दोष जो है वो माना जाता है, क्योंकि काव्य जो है उससे बहुत कम ये परिभाषा बताती है। तीसरी परिभाषा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत है कॉलरीज की।
उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर्स। पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता है। अब या इस परिभाषा की समीक्षा करते हुए यह आपत्ति जताई जाती है कि यह परिभाषा भी अस्पष्ट है। दूसरी बात, इस परिभाषा पर जो आपत्ति है वह है कि सर्वोत्तम शब्द क्या है और उनका सर्वोत्तम क्रम कौन सा है, क्योंकि शब्द कभी सर्वोत्तम या गलत ऐसे नहीं हो सकते। शब्द शब्द है, वो अपना अर्थ देने का काम करते हैं, तो शब्दों को सर्वोत्तम या सर्वनिकृष्ट वगैरह नहीं माना जा सकता। इस कारण इस बात पर आपत्ति है। दूसरा, शब्दों के क्रम को लेकर, क्योंकि शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कोई हो नहीं सकता। अगर व्याकरण की बात माने तो व्याकरण की दृष्टि से जैसे कि हम जानते हैं कर्ता कर्म क्रिया ये उसका सर्वोत्तम क्रम है, लेकिन जहां तक काव्य की बात हम करते हैं, काव्य में शब्दों का क्रम उलट पुलट कर दिया जाता है। हम देख सकते हैं कि कभी कर्ता पहले आता है, कभी क्रिया आती है, तो कभी कर्म आता है। तो कभी अपनी लय को बनाए रखने के लिए, कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या अधिक आकर्षक बनाने के लिए शब्दों में हेरफार करता है। शब्द या शब्दों का क्रम जो है वाक्य में वो बदल देता है। ऐसी परिस्थिति में काव्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम या सर्वोत्तम क्रम नहीं हो सकता। इसी कारण कॉलेज की परिभाषा भी उतनी परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। फिर चौथी परिभाषा है आचार्य वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन from emotion recollected in tranquility. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. अब इस परिभाषा में दो भाग है। एक, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये वह पहला भाग। इसका अर्थ यह कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। तो ये बात अत्यंत तथ्यपूर्ण मानी जाती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत इस परिभाषा को काफी महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये जो भाग है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। लेकिन जो दूसरी बात वर्ड्सवर्थ ने कही है कि जो कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है वो कैसा है, तो उन्होंने कहा कि इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसका अर्थ है कि जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। इस बात पर विद्वानों द्वारा आपत्ति जताई जाती है, क्योंकि शांति के समय में, क्योंकि कविता ऐसा नहीं है कि शांति के समय में भी होगी, दुख के समय में या अशांति के समय में भी कविता हो सकती है, युद्ध के समय में भी कविता लिखी जा सकती है। मतलब केवल शांत या सुखद वातावरण है तो ही कविता लिखी जाएगी ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो स्मृत मनोवेग है वह कवि या लेखक जो भी लिखता है वह अपने मनोवेगों के आधार पर, अपने भावों के आधार पर ही लिखता है, तो वो बात सही है। लेकिन केवल आपत्ति यह है कि शांति का समय को लेकर आपत्ति यहां पर व्यक्त की जाती है। अगली परिभाषा है शैली की। इनका कहना है कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अब इस परिभाषा की समीक्षा करें तो इसमें मतलब ये परिभाषा उतनी परिपूर्ण नहीं मानी जाती। इसका कारण ये है कि यहां पर उन्होंने दो बातें कही है, एक सर्वसुखी और सर्वोत्तम मन। सर्वसुखी और सर्वोत्तम मन। अब मन है, मतलब जो बात हम पिछली परिभाषाओं में देख सकते हैं कि उन्होंने कॉलेज की परिभाषा के संदर्भ में हमने कही थी कि जो भी बात है कि वह सर्वसुखी या सर्वोत्तम बात नहीं हो सकती या सर्वोत्तम नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का जीवन का कोई भी क्षण हम जानते हैं कि सर्वोत्तम नहीं होता। हम कोई कितना भी मिल जाए तो हमें और अधिक अपेक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति में सर्वोत्तम या सर्वसुखी मन नहीं हो सकता। दूसरी बात, सर्वोत्तम या सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षण भी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम और सर्वसुखी मनों का, सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। तो इस परिस्थिति में यह परिभाषा भी अस्पष्ट मानी जाती है, क्योंकि मन को परखने की कोई कसौटी उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, जो बात हमने पहले ड्राइडन की वर्ड्सवर्थ की परिभाषा में देखी है कि ऐसी स्थिति में जो दुखद भाव है, जो युद्ध या अशांति के समय के भाव है, तो क्या वे सर्वसुखी नहीं हो सकते? तो सर्वसुखी नहीं तो क्या उन पर लिखा गया काव्य काव्य नहीं है? तो वह भी काव्य हो सकता है। इसी कारण यह परिभाषा भी अस्पष्ट मानी जाती है। अंग्रेजी में अगली परिभाषा मैथ्यू आर्नल्ड की। इनका कहना है पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ
लाइफ। अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो इस परिभाषा पर अगर विचार करें तो यह परिभाषा कुछ हद तक सही है कि आमतौर से कवि या साहित्यकार क्या करता है, अपने जीवन में जो देखे हुए भोगे हुए क्षण है उन पर अपना काव्य लिखता है या उनको काव्य में उतारने की कोशिश करता है, उनकी समीक्षा करने का प्रयत्न, उन पर विचार व्यक्त करने का प्रयत्न अपने काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से करता है। तो ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इससे भी काव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। इसी कारण इसमें ये जो बात है जीवन की आलोचना होना, उसे उत्तम काव्य की एक विशेषता अवश्य माना जा सकता है, लेकिन उसे परिभाषा नहीं माना जा सकता। इसी कारण इस परिभाषा को भी उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अगली परिभाषा डॉक्टर जॉनसन की, इनका कहना है कि पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। अर्थात कविता कल्पना के सहयोग से तथा युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करने वाली कला है। अब इस परिभाषा में भी कुछ बातें अच्छी है। उन्होंने आनंद, रमणीयता, रोचकता इनको व्यक्त किया है, और जैसे कि हम जानते हैं आनंद रमणीयता को काव्य का प्रमुख गुण निसंदेह माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी काव्य आनंद देने का काम करता है। इस कारण आनंद को काव्य का एक मुख्य घटक माना जा सकता है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने कल्पना के सहयोग से कहा है, तो कल्पना के बिना या कल्पना, अब कोई भी काव्य हो या साहित्य, उसमें थोड़ी बहुत कल्पना तो होती है, लेकिन उन्होंने कल्पना को जरा अधिक महत्व दिया है। कल्पना को अधिक महत्व देने के कारण थोड़ा सा इस पर भी आपत्ति व्यक्त की जाती है। और तीसरी बात इस परिभाषा के संदर्भ में यह जताई जाती है कि इसमें काव्य के भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि हम जानते हैं काव्य में भाव पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। काव्य में भावों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में कला पक्ष को उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता। अब हम हिंदी परिभाषाएं देखेंगे। इन हिंदी परिभाषाओं पर विचार करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि हिंदी परिभाषाओं में मौलिकता की थोड़ी सी कमी यहाँ पर नजर आती है। अधिकांश जो हिंदी विद्वानों ने परिभाषाएं की है वह संस्कृत की जो काव्य की परिभाषाएं हैं इन पर आधारित है। इसी कारण कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा नहीं मिल पाती है। फिर भी हिंदी विद्वानों के अंतर्गत सबसे पहले आचार्य केशवदास का नाम आता है, जिन्होंने कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुरुत्त भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्त। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुरुत्त भूषण बिनु न राजई कविता वनिता मित्त। इसका अर्थ है कि चाहे कितनी भी अच्छी जाति वाली, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे वर्ण वाली, अच्छी बोलने वाली, अच्छी भाषा वाली, अच्छे आकार वाली कविता और वनिता यानी नारी और कविता जब तक नहीं होती तब तक वह आभूषित नहीं होती, तब तक वह सुंदर नहीं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने भूषणों को मतलब अलंकारों को अधिक महत्व दिया है, और एक प्रकार से इसे हम अलंकारवादी विद्वान केशवदास होने के कारण थोड़ा सा अलंकारों का महत्व देते हैं। इसी कारण इसे भी काव्य की परिपूर्ण परिभाषा नहीं माना जाता है। इसके बाद नाम आता है कुलपति मिश्र जी का। इनका कहना है दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार सबद अर्थ सो कवित्त है ताको करो विचार। इसका तात्पर्य कि दोष रहित और गुणयुक्त और कुछ अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ जो है वो काव्य है। लेकिन ये जो परिभाषा अगर हम देखें तो ये परिभाषा भी आचार्य मम्मट का नकल या आचार्य मम्मट के अनुकरण मात्र हमें दिखाई देती है। इसमें कुलपति मिश्र की कोई मौलिकता नहीं है। तीसरी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वैसे उन्होंने काव्य की ऐसी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उनके निबंधों में हमें काव्य के संबंध में उनके विचार मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने की कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर उन्होंने कविता को एक प्रभावशाली रचना और पाठकों के मन पर एक आनंदमयी प्रभाव डालने वाली रचना कहा है। दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। मनोभाव
जो शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। और तीसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि अंतकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम या अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग अलग स्थानों पर काव्य के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, मतलब जीवन और जगत में जो कुछ होता है उसकी अभिव्यक्ति कविता है। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काव्य की संकल्पात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है वह कविता है। काव्य की संकल्पात्मक अनुभूति जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है बल्कि वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है, तो उसे उन्होंने कविता माना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह भी जो बात पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संदर्भ में हमने देखी कि क्षण कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती, तो वह भी थोड़ी सी अस्पष्ट ही लगती है। महादेवी वर्मा जी का मानना है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण उतना ही ठीक है या इतना ही ठीक है कि उससे वैसी भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। तो ये भी काफी हद तक उन्होंने अच्छी बात कही है। तो इस प्रकार से कुछ भारतीय विद्वानों की परिभाषा, इसके अलावा भी अनेक विद्वानों ने इन काव्य की परिभाषाएं दी है, लेकिन ये कुछ काव्य की महत्वपूर्ण परिभाषाएं मानी जाती है। धन्यवाद।